नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, हम बात कर रहे थे भद्रा के ऊपर कि भद्रा क्या होती है। आपको बताएं कि पंचांग का जो पांचवा अंग है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, और जो पांचवा अंग है उसका नाम है कर्ण। और कर्ण 11 प्रकार के होते हैं और उन 11 प्रकार के कर्णों में एक कर्ण का नाम है विष्टि। और जब ये विष्टि कर्ण लग जाता है किसी भी तिथि के पूर्वार्ध या उत्तरार्ध में, तो उसी को भद्रा काल कहते हैं। और एक तिथि में 2 कर्ण होते हैं, मतलब तिथि के आधे भाग में एक दूसरा कर्ण और तिथि के उसके आगे भाग में दूसरा कर्ण होता है। मतलब एक तिथि में 2 कर्ण होते हैं और उन्हीं 2 कर्णों में से एक कर्ण जब विष्टि आता है, चाहे वो पीछे वाले भाग में हो या आगे वाले, पूर्वार्ध में हो या उत्तरार्ध में, तो उसको भद्रा काल कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि भला हम कैसे कैलकुलेशन करें, कैसे हम जानें कि कब आ जाएगा विष्टि कर्ण, क्योंकि ये हमेशा चलायमान होता है, एक के बाद एक आते रहते हैं कर्ण, और उन्हीं के अनुरूप जब विष्टि कर्ण आ जाता है तो भद्रा लग जाता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि विष्टि कर्ण कब आता है, कब लग जाता है, और ये तिथि के पूर्वार्ध में लगता है या उत्तरार्ध में लगता है। तो मित्रों, आपको बताएं, इस सृष्टि में ज्योतिष ही एक ऐसा है जो बहुत कैलकुलेटेड है और इसका जो गणित है वो एकदम बंधा हुआ और सुलझा हुआ है। ये कभी भी कोई घटना नहीं घटती ज्योतिष के नजरिए से, बल्कि हर चीज का एक कैलकुलेशन होता है। तो इसी प्रकार से भद्रा का भी, मतलब विष्टि कर्ण का भी एक कैलकुलेशन है। सबसे पहली बात तो ये कि हर तिथि में भद्रा नहीं लगती है। एक पक्ष में मात्र भद्रा 4 बार ही लगती है, मतलब महीने में मात्र 8 बार ही भद्रा लगेगी, 8 बार ही विष्टि कर्ण आएगा अपने निश्चित तिथियों पर ही। निश्चित तिथियों का मतलब कि कभी भी हर तिथि में भद्रा नहीं लग जाएगी और ना ही विष्टि कर्ण लग जाएगा। तो मित्रों, आपको हम बहुत रोचक और बहुत महत्वपूर्ण और आपके लिए बहुत उपयोगी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि भद्रा काल में कई कार्य नहीं किए जाते। और अगर आप उंगली में ही आपको याद हो जाए कि किस किस तिथि में भद्रा आएगा, तो सोचिए कितनी अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए कि आप बिना किसी पंचांग देखे, आप बिना किसी से पूछे, स्वयं ही गणना करके यह जान पाएंगे कि अमुक अमुक तिथि में भद्रा है और अमुक तिथि के किस हिस्से में भद्रा है। तो मित्रों, आप बस इसको देखते रहिए, सुनते रहिए, इस जानकारी को, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मित्रों, हमारे उत्तर भारत में प्रायः हम पक्ष की शुरुआत शुक्ल पक्ष से मानते हैं। तो आपको याद रखने के लिए शुक्ल पक्ष याद रखना है, मतलब शुक्ल पक्ष से महीना बदल जाता है, ऐसा आप मान के चलिए उत्तर भारत में। तो आप अगर उत्तर भारत के हैं तो आपके लिए ये समझने के लिए और सरलतम तरीका हो जाएगा कि पहली बात तो आप ये याद रखिए कि शुक्ल पक्ष, अब शुक्ल पक्ष के जो प्रारंभिक भद्रा की तिथि है वो है रिक्ता तिथि। रिक्ता तिथि कौन सी है? चौथ। जी हाँ, तो सबसे पहले तो ये याद रख लीजिए कि शुक्ल पक्ष के अंदर ही जो चौथ आएगी, उस चौथ में भद्रा सबसे पहले लगेगी, मतलब विष्टि कर्ण आएगा। और वो जब आएगा तो पूर्वार्ध में रहेगा कि उत्तरार्ध में रहेगा, एक बार बस ज्ञात करके आप उसको क्रमानुसार रखते चले जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मित्रों, सबसे पहले जो शुक्ल पक्ष की चौथ है उसके उत्तरार्ध में भद्रा आएगी, मतलब जब चौथ जितने बजे से जितने बजे तक रहेगी उसके 2 टुकड़े जब आप करेंगे तो पहले वाले टुकड़े में भद्रा नहीं रहेगी, मतलब जो दूसरा वाला टुकड़ा है, जो दूसरा वाला भाग है जिसको उत्तरार्ध कहते हैं, उसमें विष्टि कर्ण आएगा और उसी में भद्रा लगेगी। तो मतलब सबसे पहले आप याद रखिए कि चौथ, शुक्ल पक्ष की चौथ, और चौथ से ही भद्रा उत्तरार्ध में शुरू हो जाएगी और जब तक चौथ रहेगी तब तक भद्रा रहेगी। तो सबसे पहले आप ये याद करिए। इसके बाद अब उत्तरार्ध के बाद
गिनते चले जाइए। उत्तरार्ध के बाद फिर पूर्वार्ध आएगा, पूर्वार्ध के बाद फिर उत्तरार्ध आएगा, उत्तरार्ध के बाद फिर पूर्वार्ध आएगा, पूर्वार्ध के बाद फिर उत्तरार्ध। ये आप क्रम से गिनती करते चले जाना है। तिथि कोई भी हो, शुक्ल पक्ष की चौथ याद रख लेना आपको, और उत्तरार्ध से शुरू होगी ये याद रख लेना है। अब जो आगे तिथि पड़ेगी वो पूर्वार्ध की होगी, फिर उसके आगे जो तिथि पड़ेगी उत्तरार्ध, मतलब एक एक करके बदलते रहना है। तो मित्रों सबसे पहले हो गई चौथ, और चौथ के बाद अब आपको 5 तिथियां आगे जाना है उस तिथि से। तो चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी, मतलब 5 तिथियों के बाद अब आपको अष्टमी तिथि पर भद्रा लगेगी। और भद्रा अब पहले उत्तरार्ध में लग चुकी है, इसलिए अब पूर्वार्ध में लगेगी। तो अष्टमी के पूर्वार्ध में भद्रा रहेगी। मित्रों इसके बाद अष्टमी, अब चूंकि हमने पूर्वार्ध यहाँ गिना है तो अब अभी 5 गिना था, तो अब 5 के बाद अब 4 गिनिए, 1 5 फिर 1 4 फिर 1 5 फिर 1 4। तो अब अष्टमी से आप 4 गिनिए। तो अष्टमी, नवमी, दसवीं और एकादशी। अब एकादशी में उत्तरार्ध में लगेगी, क्यों? क्योंकि अष्टमी में पूर्वार्ध में लग चुकी है, तो अब यहाँ उत्तरार्ध में लगेगी। अब उत्तरार्ध में लगने के बाद आपने अभी 4 गिना था, अब आगे कब लगेगी तो उसके लिए 5 गिनना पड़ेगा। जैसे हमने बताया ना, एक एक आपको क्रमानुसार रखते जाना है। पहले चौथ से चालू करना है, तो चौथ से आगे 5 गिनना है, तो 5 गिनेंगे तो अष्टमी आ जाएगी। फिर अष्टमी के बाद अब 5 गिना था तो अब 4 गिनिए तो एकादशी आ जाएगी। अब एकादशी से फिर आप 5 गिनिए तो आपकी पूर्णिमा आ जाएगी, और यही शुक्ल पक्ष खत्म हो जाएगा। तो जब पूर्णिमा है, पूर्णिमा के पूर्वार्ध में लगेगी, क्यों? क्योंकि एकादशी के उत्तरार्ध में लगी थी। उसके पहले जो आया था तिथि आई थी उसके उत्तरार्ध में लगी थी भद्रा, इसलिए अब उसके आगे वाले में पूर्वार्ध में लगेगी। तो उत्तरार्ध, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, पूर्वार्ध ऐसे गिनना है, और 5 4 5 4 तिथियों का अंतर भी गिनते चले जाना है क्रमशः। अब मित्रों यहाँ तक आपकी बात हो गई कि अब आपको ये पता चल गया कि शुक्ल पक्ष में चौथ, अष्टमी, एकादशी और पूर्णिमा में ही भद्रा रहेगी, और उत्तरार्ध में चौथ में, फिर पूर्वार्ध में अष्टमी में, फिर एकादशी में उत्तरार्ध में, फिर पूर्णिमा में पूर्वार्ध में। तो इस क्रमानुसार गिनना है। अब आ जाएगा कृष्ण पक्ष, और जब कृष्ण पक्ष आ जाएगा तो आपको उसी कैलकुलेशन के हिसाब से अब आपको, अभी आपने 5 गिना था, अब आप 4 गिनिए, तो मतलब पूर्णिमा से 4 गिनेंगे तो अब आएगा आपकी तिथि जो कृष्ण पक्ष की सबसे पहले तृतीया। तृतीया के उत्तरार्ध में लगेगा, क्योंकि पूर्णिमा के इसके एक पहले पूर्वार्ध में लग चुका है। इसके बाद फिर तृतीया से 5 गिनिए, तो तृतीया, चौथ, पंचमी, षष्ठी, अब सप्तमी। अब सप्तमी के पूर्वार्ध में लगेगा, क्यों? क्योंकि तृतीया के उत्तरार्ध में लग चुका है। इसके बाद फिर अब आप सप्तमी से 4 गिनिए, 5 के बाद फिर 4 आएगा क्रमानुसार, तो 5 के बाद जब 4 आएगा तो 4 गिनिए, कब से? सप्तमी से। तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं। अब दसवीं, और दसवीं में भी कब? इस बार लगेगी उत्तरार्ध में, क्योंकि इसके पहले लग चुकी है पूर्वार्ध में। अब इसके बाद आ जाएगा दसवीं के बाद 5 और गिनना है, तो 5 जब गिनेंगे तो आ जाएगी चतुर्दशी, और चतुर्दशी के पूर्वार्ध में आपको भद्रा देखने को मिलेगी। मतलब उसका जो पूर्व आधा जो पूर्व का आधे का पूर्वार्ध है, पूर्व भाग है, उसमें भद्रा मानी जाएगी। तो मित्रों इस प्रकार से आपको बस एक तिथि याद रख लेना है, कौन सी? शुक्ल पक्ष की चौथ। और शुक्ल पक्ष की चौथ के बाद अब आपको सबसे पहले गिनना है अगली तिथि में कब लगेगी, तो 5 गिनना है, 5 के बाद फिर 4 गिनना है, फिर 5 गिनना है, फिर 4 गिनना, ऐसे करके आप जब तक कृष्ण पक्ष समाप्त ना हो जाए तो ये गिनती रखिए। और उत्तरार्ध पूर्वार्ध का भी सेम रखना है। अगर उत्तरार्ध में लगी है तो अगले बार फिर पूर्वार्ध में लगेगी, अब पूर्वार्ध में लगी है तो फिर उत्तरार्ध में लगेगी। तो मतलब बहुत सिंपल है गणना, आप समझ सकते हैं हाथों हाथ जान करके कि आपकी कौन सी तिथि में पूर्वार्ध में लगेगी या उत्तरार्ध में लगेगी। आपको बस क्रम याद रखना है 5 और 4 का, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध का। अगर ये आपने याद रखा तो आप अपने हाथों से ही भद्रा गिन लेंगे। मतलब कृष्ण पक्ष में कब कब लगेगी? तृतीया, सप्तमी, दसवीं और चतुर्दशी। अब इसको गिनने का दूसरा तरीका भी है, कैसे? शुक्ल पक्ष में कब कब लगी है भद्रा? तो चौथ, अष्टमी, एकादशी और पूर्णिमा।
सबसे पहले चौथ में लगी है, फिर अष्टमी में लगी है, फिर एकादशी में लगी है, फिर पूर्णिमा में लगी है। कब? शुक्ल पक्ष में। तो अब कृष्ण पक्ष में एक एक समय घटा दीजिए। कैसे घटा देंगे? जैसे शुक्ल पक्ष के चौथ में लगी थी, तब कृष्ण पक्ष के तृतीया में लगेगी। जैसे शुक्ल पक्ष के अष्टमी में भद्रा लगी थी, तो अब कृष्ण पक्ष के सप्तमी में भद्रा लगेगी। शुक्ल पक्ष के एकादशी में भद्रा लगी थी, तो अब कृष्ण पक्ष के आपके 10वीं तिथि के दिन भद्रा लगेगी। उसी प्रकार से पूर्णिमा में भद्रा लगी थी शुक्ल पक्ष में, तो अब कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी, मतलब उससे एक नीचे कम, बस नीचे आ जाना है, कम कर देना है, तो कृष्ण पक्ष की तिथि आपको ज्ञात हो जाएगी कि अब भद्रा है या नहीं है। तो इस प्रकार से आप भद्रा को ज्ञात कर सकते हैं और उत्तरार्ध पूर्वार्ध करके आप अपने हाथों से कैलकुलेशन करके समझ सकते हैं कि किस तिथि में पूर्वार्ध में रहेगी और किस तिथि में उत्तरार्ध में रहेगी। महीने में मात्र 8 बार ही भद्रा आएगी, 4 बार शुक्ल पक्ष में और 4 बार कृष्ण पक्ष में। तो मित्रों, ये जानकारी हमें आपको देनी थी, क्योंकि भद्रा में बहुत ऐसे कार्य हैं जो नहीं किए जाते हैं और ये जानना आपका अधिकार है। ज्योतिष हम सबके ऋषि मुनियों के जो प्रताप और उनके परिश्रम से हम सब तक पहुंचा है, उस सारी जानकारी को आप तक परोसना है। बस हमारी कामना है, हमारा लक्ष्य है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए